हेलो दोस्तों, क्विक कैस में आपका स्वागत है। हम लोग प्राचीन बिहार का इतिहास आज देखेंगे कि प्राचीन भारत के इतिहास में बिहार का क्या योगदान है और प्राचीन भारत के इतिहास में बिहार ने अपनी क्या भूमिका निभाई है और प्राचीन भारत के इतिहास में बिहार का इतिहास कैसे जुड़ा हुआ है। आज हम इसकी चर्चा करेंगे एक एक क्वेश्चन के द्वारा। चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन जो है, निम्न में से किस शासक के गुफा लेख बराबर और नागार्जुनी पहाड़ी से प्राप्त होते हैं? चार ऑप्शन है: अशोक, बिंदुसार, दशरथ या कुमार गुप्त। तो इसका आंसर क्या हो सकता है? तो इसका आंसर बहुत सारे बच्चे अशोक लगा देंगे, लेकिन नहीं, अशोक नहीं होगा। अशोक का एक पौत्र था दशरथ। अशोक ने बराबर की पहाड़ियों में आजीवक संप्रदाय के भिक्षुओं के लिए बनवाया था गुफाओं का निर्माण, और दशरथ ने उसका अशोक का जो पौत्र था वो नागा अर्जुनी पहाड़ी में बनवाया था गुफाओं का निर्माण आजीवक संप्रदाय के लिए। लेकिन अगर एग्जाम में आ जाए कि बराबर और नागा अर्जुनी पहाड़ी में किसका लेख पाया जाता है, तो वो अशोक नहीं होगा। इसका आंसर हो जाएगा दशरथ। अशोक का पौत्र जो दशरथ है उसका लेख पाया जाता है कहाँ पर? तो बराबर और नागा अर्जुनी की पहाड़ी में। ये क्वेश्चन काफी जो है कठिन इसलिए हो सकता है क्योंकि पहला ऑप्शन अशोक है। हो सकता है कि यही बीपीएससी में दे दे और आप लोग भी अशोक लगा देंगे तो आंसर गलत हो जाएगा। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। इसी चीज को इंग्लिश में भी दे दिया गया है, तो आप इंग्लिश वर्जन भी आप देख सकते हैं। जहां डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है, बिहार में पाए गए मौर्य अभिलेखों की भाषा क्या थी? जो बिहार में अभिलेख पाए गए थे मौर्य काल में अशोक ने जो बनवाया था, उसकी भाषा क्या थी? संस्कृत, हिंदी, प्राकृत या पाली? तो उसकी भाषा थी प्राकृत। प्राकृत भाषा में जो है मौर्यकालीन अशोक के सारे अभिलेख लिखे गए थे, जबकि अशोक की जो लिपियां थी वो चार थी। याद रखिएगा, भाषा, अशोक के अभिलेखों की भाषा प्राकृत थी, जबकि जो लिपि जो है वो चार लिपियों में अशोक ने अभिलेख लिखवाया था: ब्राह्मी, खरोष्ठी, आरमाइक और यूनानी लिपि में। तो अशोक के अभिलेख चार लिपि में पाए जाते हैं और भाषा है प्राकृत भाषा है। तीसरा क्वेश्चन है, बिहार के लिए सर्वाधिक प्राचीन साहित्य कौन है? साहित्यिक स्रोत कौन सा है? बिहार का अगर हमें इतिहास जानना हो तो उसके लिए सबसे प्राचीन साहित्यिक स्रोत क्या माना जाता है? तो वो है आपका अथर्ववेद। याद रखिएगा, इसका आंसर हो सकता है ऋग्वेद, कुछ लोग लगा दें, लेकिन नहीं, इसका आंसर है अथर्ववेद। और पहली बार अथर्ववेद में ही अंग का और पहली बार ही अथर्ववेद में मगध का उल्लेख किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा अगध, जो है कौन सा? अथर्ववेद। तो अथर्ववेद में ही पहली बार, ये भी नोट कर लीजिएगा कहीं पे, कि अथर्ववेद में ही पहली बार अंग का और अथर्ववेद में ही पहली बार मगध की जानकारी हमें मिलती है। तो इसका आंसर हो जाएगा अथर्ववेद। चौथा क्वेश्चन है, बिहार क्षेत्र की चर्चा सर्वप्रथम किस साहित्यिक रचना में की गई है? बिहार क्षेत्र की रचना की बात सबसे पहले किस साहित्यिक में की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा, क्या होगा? उपनिषद होगा कि सामवेद होगा कि ऋग्वेद होगा कि शतपथ ब्राह्मण होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा शतपथ ब्राह्मण। शतपथ ब्राह्मण में भी अंग का, मगध का और वैशाली का उल्लेख किया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा शतपथ ब्राह्मण। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वज्जी महाजनपद कितने राज्यों का एक संघ था? जो वज्जी महाजनपद था वो कितने राज्यों का एक संघ था? तो इसका आंसर क्या हो सकता है? 8, 9, 10 या 7? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 8। तो वज्जी महाजनपद जो है ये 8 राज्यों का एक संघ था और बहुत ही मजबूत संघ था। और जो है ये इतना मजबूत था कि इसको तोड़ पाना आसान काम नहीं था। अजातशत्रु को इसको तोड़ने के लिए काफी कूटनीतिक का सहारा लेना पड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, लिच्छवियों की राजधानी कहाँ थी? ये क्वेश्चन आया है कि लिच्छवियों की राजधानी कहाँ थी? तो वैशाली थी। पटना, पाटलिपुत्र या काशी ये नहीं थी,
वैशाली इनकी राजधानी थी लिच्छवियों की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? तो विश्व की पहली गणतंत्रात्मक व्यवस्था भारत में उत्पन्न हुई थी, और वो कहाँ हुई थी? वैशाली में। तो जो वैशाली के जो लिच्छवी हैं, यही पहली बार गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था की स्थापना किए थे भारत में। काफी महत्वपूर्ण है, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगध तथा अंग महाजनपद को कौन सी नदी पृथक करती थी? अगर इसे मान लीजिए, ये बिहार का हम एक मैप बना देते हैं। ये बिहार का मैप हो गया। बिहार का मैप जो ये वाला क्षेत्र है, ये हो गया मगध और ये हो गया अंग। तो मगध और ये हो गया मगध और ये हो गया अंग। तो मगध और अंग के बीच में कौन सी ऐसी नदी थी जो सीमा बनाती थी, अंग को मगध को बांटती थी? तो वो चंपा नदी थी। इसी के नाम पे अंग का नाम, अंग की राजधानी का नाम चंपा भी था। तो चंपा नदी थी जो दोनों के बीच में सीमा बनाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन थी? मगध की कई राजधानियां थी, जैसे पाटलिपुत्र, वैशाली, राजगीर या काशी। तो मगध की तीनों राजधानियां थी, पाटलिपुत्र भी, वैशाली भी और राजगीर भी। लेकिन इसका आंसर ई नहीं होगा, इसका आंसर होगा डी। डी क्यों होगा इसका आंसर? डी इसका आंसर इसलिए होगा क्योंकि पूछ रहा है कि प्रथम राजधानी कौन थी। तो मगध की प्रथम राजधानी थी राजगीर। अगर राजगीर इसे कहते थे, लेकिन अगर एग्जाम में ये पूछते कि मगध की कितनी राजधानियां थी, अगर यही ऑप्शन रहता तो इसका आंसर हो जाता ई, पाटलिपुत्र भी, वैशाली भी और राजगीर भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर स्वामी ने जैन धर्म के प्रचार के लिए किस भाषा का प्रयोग किया था? तो महावीर स्वामी ने जैन धर्म के प्रचार के लिए किस भाषा का प्रयोग किया था? संस्कृत, अर्धमागधी, हिंदी या प्राकृत, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर हो जाएगा अर्धमागधी भाषा में प्रयोग किया था महावीर स्वामी ने जैन धर्म के प्रचार के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम जैन संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो प्रथम जैन संगीति का आयोजन जो हुआ था, ये हुआ था पाटलिपुत्र में हुआ था। और पाटलिपुत्र में यहीं पर जैन धर्म दो भागों में बट गया था, श्वेतांबर और दिगंबर में। तो चंद्रगुप्त मौर्य का समय था, और उसी समय जो है पाटलिपुत्र में प्रथम जैन संगीति का आयोजन किया गया था। अधिकांश बच्चे बौद्ध संगीति तो याद रखते हैं, लेकिन जैन संगीति नहीं याद रखते हैं, तो इस कारण से कभी कभी वो गलत कर देते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन बिहार में बहुत ज्यादा आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम जैन संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? तो प्रथम जैन संगीति की अध्यक्षता किया था, कौन किया था? तो इसमें चार ऑप्शन है, देवाधि क्षमा श्रवण, महाकश्यप, साबक मीर या स्थूल भद्र। तो इसके अध्यक्ष हैं स्थूल भद्र थे। स्थूल भद्र इसकी इन्होंने अध्यक्षता इसकी की थी। और जो दूसरी जैन संगीति हुई थी उसकी अध्यक्षता देवाधि क्षमा श्रवण ने की थी। तो याद रखिएगा, जैन संगीतियां दो हुई थी, एक जो है पाटलिपुत्र में और एक वल्लभी में हुई थी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रथम जैन संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? अभी मैंने इसकी चर्चा ऊपर आपसे किया है। तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में प्रथम जैन संगीति का आयोजन किया गया था पाटलिपुत्र में। और इसी जैन संगीति में जैन धर्म दो भागों में बट गया, प्रथम जैन संगीति में दिगंबर और श्वेतांबर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्थान पर महावीर का जन्म हुआ था? कुंडग्राम में, कुंडलवन में, पाटलिपुत्र में या गया में, या इनमें से कोई नहीं, या उपरोक्त में से एक से अधिक? तो जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कुंडग्राम, वैशाली में जन्म हुआ था महावीर स्वामी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर के जन्म स्थान कुंडग्राम बिहार के किस जिले में है? अगर आपसे पूछा जाए कि बिहार के किस जिले में महावीर स्वामी जहां जन्म हुआ था, कुंडग्राम गांव जो था वो वर्तमान में बिहार के किस जिले में है? तो बताएंगे वैशाली जिले में है। वैशाली में ये पड़ता है जहां पर महावीर स्वामी का जन्म हुआ था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म के 12वें तीर्थंकर बसु पूज्य की जन्मस्थली कहाँ थी? जैन धर्म के जो 12वें तीर्थंकर थे उनका जन्म बिहार से संबंध था। उनका जन्म कहाँ हुआ था? गया में, पटना में, राजगृह में या वैशाली या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वैशाली में। तो इनका जन्म जो है वैशाली में हुआ था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म और बौद्ध धर्म में क्या समानता थी? जैन धर्म और बौद्ध धर्म में क्या समानता थी? अगर समानता की बात किया जाए तो जैन धर्म और बौद्ध धर्म के लोगों ने दोनों में क्या समानता थी? तो पहला ऑप्शन है पशु बलि का विरोध, जाति प्रथा की मान्यता, आत्मा के पुनर्जन्म में अविश्वास, वेदों को दैवीय रचना के रूप में स्वीकार करना, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो याद रखिएगा इसका आंसर हो जाएगा नंबर ए हो जाएगा, पशु बलि का विरोध किया था दोनों, क्योंकि दोनों लोग अहिंसा में विश्वास करते थे। लेकिन यहाँ जो ऑप्शन है थोड़ा घुमा दिया गया है, ये जाति प्रथा की मान्यता नहीं दी थी, इन्होंने अमान्य दिया था। दोनों धर्मों ने, जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों ने जाति प्रथा का विरोध किया था, ना कि मान्यता दिया था। आत्मा के पुनर्जन्म में विश्वास किया था, ना कि अंधविश्वास किया था, ये भी गलत है। और वेदों को इन्होंने दैवीय रचना नहीं माना था, तो यहाँ पे स्वीकार इन्होंने नहीं किया था, क्योंकि हिंदू धर्म के लोग कहते हैं कि वेदों की रचना भगवान ने किया है। लेकिन जैन धर्म बौद्ध धर्म कहते हैं कि नहीं, इसकी रचना ईश्वर ने नहीं की है, इसकी रचना मानव ने की है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। जैन धर्म निम्नलिखित में से किस पर विश्वास करता है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जैन धर्म किस पे विश्वास करता है? पुनर्जन्म में विश्वास करता है, कर्मवाद में विश्वास करता है, आत्मा में विश्वास करता है, लेकिन अंधविश्वास में विश्वास नहीं करता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो तीनों हो जाएगा, ए बी सी। तो इसका आंसर हो जाएगा ई हो जाएगा, एक से अधिक। तो इसका आंसर हो जाएगा एक से अधिक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। महावीर स्वामी ने अपना प्रथम उपदेश किस स्थान पर दिया था? तो महावीर स्वामी ने अपना जो पहला उपदेश दिया था वो किस स्थान पे दिया था? अगर पूछा जाए तो राजगीर में दिया था, उन्होंने पहला उपदेश दिया था। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जल्दी किताबों में मिलता नहीं है। हमें तो याद हो जाता है कि बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। लेकिन महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? राजगीर में दिया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध को कहाँ कौंडी और 5 ब्राह्मण मिले थे? तो कौन से 5 ब्राह्मण थे जो गौतम बुद्ध को पहली बार मिले थे? तो इसका आंसर हो जाएगा उर्बेला में। उर्बेला नामक स्थान है बिहार में, वहीं पर पहली बार 5 ब्राह्मण गौतम बुद्ध से मुलाकात किए थे। नेक्स्ट है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में धार्मिक आंदोलन का प्रमुख केंद्र था। तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में धार्मिक आंदोलन का जो प्रमुख केंद्र था, अगर कहा जाए एग्जाम बहुत इंपॉर्टेंट है, तो यह मगध था। तो मगध ही सबसे पहली बार, जब 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में बौद्ध धर्म और जैन धर्म का उदय हुआ, तो सबसे पहले मगध का ही उत्थान हुआ था। मगध ही सबसे पहले था इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार निम्नलिखित में से किस महापुरुष का जन्म स्थली नहीं है? 4 ऑप्शन है, गुरु गोविंद सिंह, गौतम बुद्ध, महावीर स्वामी, आर्यभट्ट या इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो अगर एग्जाम में आ जाए कि बिहार में ऐसे कौन से महापुरुष हैं जिनका जन्म नहीं हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी नेपाल में हुआ था, ना कि बिहार में हुआ था। लेकिन जो इसमें गुरु गोविंद सिंह है, गुरु गोविंद सिंह का जन्म जो है पटना में हुआ था, जहाँ पटना साहिब गुरुद्वारा है। महावीर स्वामी का जन्म वैशाली में, और आर्यभट्ट का जन्म भी बिहार के पटना के पास हुआ था। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा, मगध में हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा गौतम बुद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो पहले जो बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था वो राजगीर में हुआ था, राजगृह में हुआ था, और इसी को राजगृह भी कहते हैं। और वहां पर पहली बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। उस समय मगध के राजा थे अजात शत्रु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किस शासक के समय में हुआ था? तो काला शोक के समय में। इसे सुनाग वंश के राजा थे काला शोक, उन्हीं के समय में
द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था वैशाली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी? तो ये कौन सा स्थान है? पाटलिपुत्र। ये पाटलिपुत्र में बुलाई गई थी और अशोक के शासनकाल में बुलाई गई थी। और याद रखिएगा, ये इसके जो अध्यक्ष थे वो महाकश्यप थे, सॉरी माफ करिएगा, मोगलीपुत्र थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का नाम निम्नलिखित में से किससे उत्पन्न माना जाता है? जो बिहार नाम है वो कहां से आया है? शिशुओं का आवास गृह से, बौद्ध विहारों की बहुलता से, बिहार शरीफ स्थित होने पर, महात्मा बुद्ध की कर्मस्थली के कारण, नहीं, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, बौद्ध विहारों की बहुलता के कारण। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में 7.5 फीट ऊंची बुद्ध की एक पीतल की मूर्ति प्राप्त हुई है, कहां से? तो ये प्राप्त हुई है सुल्तानगंज से प्राप्त हुई है। बुद्ध के 7.5 फीट ऊंची एक पीतल की मूर्ति प्राप्त हुई है। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बिहार के पर्पज से आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? तो भगवान बुद्ध के जो महापरिनिर्वाण हुआ था उसके बाद जो पहली बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था वो हुआ था राजगीर में हुआ था। ठीक है, क्योंकि गौतम बुद्ध की जो डेथ हुई थी वो 483 BC में हुई थी और उस समय अजातशत्रु राजा थे मगध के, और राजगीर अर्थात राजगृह में उस सभा बुलाई गई थी, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोध गया के महाबोधि वृक्ष को क्षति पहुंचाने वाला शासक कौन था? शशांक। ये शशांक जो था ये बंगाल का शासक था और इसी ने बोध गया में महाबोधि वृक्ष को कटवा करके फेंकवा दिया था, क्योंकि यह बौद्ध धर्म का विरोधी था। तो शशांक था जिसने बौद्ध धर्म के वृक्ष को काट करके फेंकवा दिया था, क्षति पहुंचाई थी। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहाँ की नगर वधु गौतम बुद्ध की शिष्या बनी? ऐसा कौन सा जो था कहाँ का ऐसा नगर था जहाँ की नगर वधु जो है शिष्या बनी थी? तो वो था वैशाली। वैशाली की नगर वधु थी, वही इसकी शिष्या बनी थी, किसकी? गौतम बुद्ध की, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन उसी से जुड़ा हुआ है, वैशाली की नगर वधु का क्या नाम था? अगर ये पूछा जाए तो नाम था आम्रपाली, जिसने खीर खिलाया था गौतम बुद्ध को, तो आम्रपाली ही थी जो उनकी पहली शिष्या बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहाँ के शासक ने गौतम बुद्ध को कुटागशाला नामक विहार दान में दिया था? तो कहाँ के शासक ने जो है बुद्ध को जो दिया था दान में, एक कुटागशाला नामक एक विहार था जहाँ पे भिक्षु निवास करते हैं, दान में दिया था। वो कहाँ के राजा ने दिया था? तो लिच्छवियों के राजा ने दिया था, बुद्ध को दान में दिया था। और बुद्ध जो है ऐसे विहारों में वर्षावास बिताते थे। जब वर्षा का समय आता था तो गौतम बुद्ध कहीं जाते नहीं थे, किसी स्थान पर रुक करके समय बिताते थे। जब वर्षा समाप्त हो जाती थी तब वो यात्रा करते थे, तो इसीलिए उसको वर्षावास कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में बौद्ध शिक्षा का प्राचीनतम केंद्र था, कौन था? तो बिहार में बौद्ध शिक्षा का सबसे प्राचीनतम केंद्र की बात की जाए तो नालंदा था, याद रखिएगा। ओदंतपुरी भी शिक्षा केंद्र था, विक्रमशिला भी था, लेकिन वैशाली नहीं था। लेकिन इसका आंसर अगर कहा जाए तो प्राचीनतम पूछ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा नालंदा, ना कि ये दोनों होगा। इसका आंसर ई नहीं होगा। शब्दों पर ध्यान दीजिएगा आप लोग, नहीं तो गलत हो जाएगा क्वेश्चन। ये प्राचीनतम केंद्र पूछ रहा है तो हो जाएगा आपका कौन सा? नालंदा। इसी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन दूसरा है, निम्न में से कौन बौद्ध शिक्षा का केंद्र था? अगर अब ये क्वेश्चन आ जाए कि निम्न में से कौन सा बौद्ध शिक्षा केंद्र था, तो नालंदा भी था, ओदंतपुरी ये बिहार में पड़ता है, विक्रमशिला ये भी बिहार के भागलपुर में पड़ता है, वैशाली नहीं था। तो इसका आंसर हो जाएगा एक से अधिक, ई हो जाएगा। इसका आंसर ई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नौ नालंदा महाविहार किसके लिए प्रसिद्ध था? तो नौ नालंदा जो महाविहार है वो किसके लिए प्रसिद्ध था? तो यहाँ पाली अनुसंधान संस्थान स्थित है। तो पाली अनुसंधान संस्थान होने के कारण ही नौ नालंदा महाविहार प्रसिद्ध था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। कुमारगुप्त प्रथम थे,
याद रखिएगा कुमारगुप्त प्रथम थे। अगर एग्जाम में कुमारगुप्त रहे और कुमारगुप्त प्रथम रहे तो कुमारगुप्त लगाना। ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, इसको सोचा कि टेस्ट में नहीं देंगे, लेकिन मैं सच एक बात दे देते हैं और आप लोगों को बताने का प्रयास करते हैं कि कुमारगुप्त और कुमारगुप्त प्रथम में अंतर है। तो कुमारगुप्त नहीं होगा, कुमारगुप्त प्रथम होगा, ये बात याद रखा। इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन दिया क्योंकि बहुत सरल क्वेश्चन है और मुझे लगता है सभी बच्चों को ये क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया जहां, ठीक है, तो जहां पर क्या हुआ था? पहला ऑप्शन है गौतम बुद्ध पैदा हुए थे, नहीं, कट जाएगा। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, बिल्कुल सही, बाकी आंसर जाने की जरूरत नहीं है। और बुद्ध ने अपना पहला प्रवचन सारनाथ में दिया था और बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? कुशीनगर में हुई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म का दो संप्रदायों हीनयान और महायान में विभाजन किस बौद्ध संगीति में हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये और कई बार आ चुका है। तो बौद्ध धर्म दो भागों में बटा था, हीनयान और महायान में किस बौद्ध संगीति में? प्रथम में, द्वितीय में, तीसरी में और चतुर्थ में। तो चौथी बौद्ध संगीति कश्मीर के कुंडल वन में हुई थी और यह संगीति जो है कनिष्क के समय में हुई थी और इसी संगीति में बौद्ध धर्म दो भागों में बट गया, हीनयान और महायान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध के पंचशील सिद्धांत का वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बुद्ध के पंचशील सिद्धांत, याद रखिएगा ये पंचशील सिद्धांत नेहरू ने भी दिया था, किसके लिए? चीन के लिए दिया था और नारा दिया था हिंदी चीनी भाई भाई, हिंदी चीनी भाई भाई का नारा दिया था। और बुद्ध के पंचशील सिद्धांत का उल्लेख कहाँ मिलता है? तो इसका आंसर है छंदोग उपनिषद में। छंदोग उपनिषद में ही बुद्ध के पंचशील सिद्धांत का उल्लेख मिलता है। अगर आपसे पूछा जाए कि पंचशील सिद्धांत से और कौन जुड़ा है तो वो है नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग था, मतलब नालंदा विश्वविद्यालय किस काल में बनाया गया था? मौर्य काल में, शुंग काल में, गुप्त काल में या पाल काल में? तो इसकी स्थापना जो है गुप्त काल में हुई थी और कुमारगुप्त प्रथम ने कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? मगध का जो उत्कर्ष हुआ था वो किस शताब्दी में हुआ था? तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा बी, ईसा पूर्व छठी शताब्दी में। तो ईसा पूर्व जो छठी शताब्दी का समय था, 6th सेंचुरी का जो बीसी का समय था, उसी समय में जो है मगध राज का उत्कर्ष हुआ था जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजगृह का नियोजक या वास्तुकार कौन था? राजगृह जो नामक नगर था उसका नियोजक मतलब वास्तुकार कौन था जिसने इसको बनाया था, राजगृह नगर की स्थापना की थी? अशुसेन, महागोविंद, नागसेन या महाकश्यप? तो जो या इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा महागोविंद। महागोविंद ने ही राजगृह नामक नगर का वास्तुकार थे, उन्होंने इसकी स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो मगध साम्राज्य का जो वास्तविक संस्थापक, याद रखेगा मगध राज्य पर पहली बार हर्यक वंश स्थापित हुआ था, बिंबिसार ने उसकी स्थापना की थी, लेकिन वास्तविक संस्थापक पूछ रहा है तो इसका आंसर हो जाएगा महापद्मनंद। शब्दों पे ध्यान दीजिएगा, अगर पूछा जाए कि मगध राज्य का संस्थापक कौन था तब तो बिंबिसार हो जाएगा, लेकिन वास्तविक रियल फाउंडर कौन था? तो याद रखिएगा रियल फाउंडर जो थे वो आपके कौन थे? महापद्मनंद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन आदि राजाओं का संबंध किस वंश से है? बहुत आसान क्वेश्चन है और यह हर्यक वंश से है। पहले बिंबिसार राजा हुए, बिंबिसार की हत्या करके अजातशत्रु राजा हुए, अजातशत्रु की हत्या करके उसके पुत्र उदयन राजा हुआ। तो तीनों जो है हर्यक वंश से थे और हर्यक वंश के बाद जो है शिशुनाग वंश, शिशुनाग वंश के बाद जो आया वो नंद वंश आया, नंद वंश के बाद मौर्य वंश आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटलिपुत्र बसाया था? तो उदयन जो था अजातशत्रु का जो पुत्र था हर्यक वंश का, इसी ने पाटलिपुत्र नामक नगर बसाया था गंगा नदी और सोन नदी के संगम पर। तो गंगा और सोन के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना किसने किया था? उदयन ने किया है। ये अगर गंगा है और ये सोन है तो सोन और गंगा के संगम पर ही पाटलिपुत्र नगर स्थित था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहाँ के शासक की बहन के साथ विवाह करने पर बिंबिसार को काशी दहेज के रूप में मिला था? जो बनारस है उसे काशी कहते थे, तो काशी दहेज के रूप में बिंबिसार को मिला था। तो वो राज कौन था जहां पे शादी उन्होंने किया था? तो वो था अवंती। अवंती जो है राज के, जब उन्होंने बिंबिसार वहां के राजा के पुत्री के साथ बिंबिसार ने शादी किया तो दहेज में काशी उनको प्राप्त हुआ था। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज्यादा आते हैं, इनको आप लोग बेटा जरूर देखिएगा, गलती ना होने पाए। आगे बढ़ते हैं। अजातशत्रु किस धर्म का अनुयायी था? याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फंसाने वाला क्वेश्चन है ये। अगर आ जाए कि अजातशत्रु कौन सा धर्म मानता था, तो अधिकांश लोग फट से पहुंचेंगे बौद्ध धर्म में। क्यों पहुंचेंगे? क्योंकि अजातशत्रु के समय में ही पहली बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। तो लोग सोचेंगे कि अजातशत्रु के समय में हुआ था, तो अजातशत्रु जो है बौद्ध धर्म को मानता था, नहीं, अजातशत्रु जैन धर्म को मानता था। यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा कि अजातशत्रु जैन धर्म को मानने वाला था, ना कि बौद्ध धर्म को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदयन ने कहा एक जैन चैत्य गृह बनवाया था? उदयन जो राजा था, इसने कहां पर एक जैन चैत्य बनवाया था, जैन धर्म के लिए चैत्य गृह बनवाया था? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, पाटलिपुत्र में बनवाया था उसने। जो है क्या चीज? जैन चैत्यग्रह। और चैत्यग्रह क्या होता है? पूजा स्थल होता है। और बिहार क्या होता है? बौद्ध भिक्षुओं के निवास स्थान को बिहार कहते हैं, और इसी के नाम पर राज्य का नाम पड़ गया बिहार आगे चल करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्यक वंश के उपरांत मगध पर किस वंश की सत्ता स्थापित हुई थी? तो हर्यक वंश के बाद शिशुनाग वंश की सत्ता स्थापित हुई थी, और शिशुनाग के बाद नंद वंश की, नंद वंश के बाद मौर्य वंश की, और मौर्यों के बाद शुंग वंश की। तो कभी कभी ये हायरार्की भी पूछ देते हैं एग्जाम में, तो याद रखिएगा सब वंशों का कालक्रम भी हमें याद रखना पड़ेगा, क्योंकि इस बार माइनस मार्किंग है और इस बार गलती नहीं होनी चाहिए। और अंतिम क्वेश्चन है, मगध के किस शासक द्वारा कलिंग में नहर निर्मित करवाने का उल्लेख हाथी गुम्फा अभिलेख में मिलता है? तो याद रखिएगा कि मगध के किस शासक ने कलिंग, कलिंग का मतलब यहाँ उड़ीसा से होगा, तो उड़ीसा में एक नहर का निर्माण किसने करवाया था? तो महापद्म नंद ने करवाया था। उड़ीसा अर्थात कलिंग में एक नहर का निर्माण कराया था। और यह खारबेल का हाथी गुम्फा अभिलेख है, खारबेल का ही हाथी गुम्फा अभिलेख है। और इसी अभिलेख से जानकारी मिलती है कि बिंबिसार माफ करेगा, महापद्म नंद ने कलिंग में एक नहर का निर्माण कराया था। तो ये मैंने क्वेश्चन आपको जो दिया है, आपको वीडियो कैसा लगा आप जरूर बताइएगा। इन सारे क्वेश्चन को आप लोग बिल्कुल रट लीजिए। कहीं अगर कोई क्वेश्चन में डाउट हो तो आप बिल्कुल हमसे पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, आपको उसका आंसर दिया जाएगा। ओके, थैंक यू।